आज हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में जो भी काम लायक बातें हैं उनको जानेंगे। बहुत सारी बातें करनी है। कुछ बच्चों ने कुछ सवाल पूछे थे मुझसे मेरे व्हाट्सएप पे, तो मैं उनका भी जवाब दूंगा। फिलहाल पहले कुछ पढ़ लिया जाए, पढ़ने के दौरान हम लोग बीच बीच में कुछ कुछ सवालों को लेते रहेंगे, ठीक है। देखिए, ऑक्सिलरी वर्ब की बात करूं, यानी आज से हमारा ग्रामर शुरू हो चुका है। यहां से हमारा ग्रामर का फर्स्ट क्लास शुरू हुआ। आपको ग्रामर के पहले क्लास में ऑक्सिलरी वर्ब भी क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसके पीछे एक बहुत सिंपल सा रीजन है। देखिए, आप बहुत ही स्टैंडर्ड इंग्लिश की कल्पना क्यों ना करें, लेकिन उस स्टैंडर्ड इंग्लिश को भी शुरू करने वाला कौन होता है? ऑक्सिलरी वर्ब। आप पाएंगे कि ऐसे जितने भी सेंटेंसेस आप इंग्लिश ग्रामर में यूज करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द सेंटेंसेस मस्ट हैव ऑक्सिलरी वर्ब इन देम। जितने भी सेंटेंसेस आप यूज करते हैं उनमें मेजॉरिटी ऑफ सेंटेंसेस जो होते हैं उनमें ऑक्सिलरी वर्ब का यूज किया जाता है, ठीक है। बहुत आराम से और अच्छे ढंग से समझेंगे ऑक्सिलरी वर्ब के इंपॉर्टेंस को, उसके फंक्शन को, उसके यूज को, ठीक है। सबसे पहले आपके सामने एक वर्ड लिखा हुआ ऑक्सिलरी वर्ब। आप ये देख सकते हैं कि इसमें वर्ब आया है। अगर हम वर्ब की बात करें तो वर्ब को ग्रामर में कहा जाता है एक्शन वर्ड, यानी वो वर्ड जो किसी ना किसी एक्शन को बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू से गो, तो गो से आपने जाने का एक एक्शन डील किया। जब आप कहते हैं टीच, तो आपने पढ़ाने का एक एक्शन डील किया। तो वर्ब हम लोग कहते हैं एक्शन वर्ड्स को। लेकिन उसी एक्शन वर्ड से हटकर के एक वर्ब और होता है, वर्ब की एक कैटेगरी है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब। अब इस ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में ध्यान से समझिए। अगर ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में जानना है तो आपको सिंपली ये जानना होगा कि ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब होता है मेन वर्ब की हेल्प करने वाला। ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब होता है मेन वर्ब की हेल्प करने वाला। कई बार आप इसे हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हो, है ना? तो कोई बात नहीं, आप हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं। ध्यान दीजिए, ऑक्सिलरी वर्ब हम लोग कहते हैं मेन वर्ब की हेल्प करने वाले वर्ब को। जो वर्ब मेन वर्ब की हेल्प करे उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब। अब हमारे दिमाग में एक सवाल और उठेगा कि चलो ऑक्सिलरी वर्ब तो हम लोग समझ चुके हैं कि ऑक्सिलरी क्या होता है भाई, तो मेन वर्ब की हेल्प करने वाला वर्ब ऑक्सिलरी कहलाता है, ठीक। लेकिन ये मेन वर्ब क्या होता है? तो देखिए, मेन वर्ब का एक सिंपल सा आंसर है। जब आप किसी वर्ब को वर्ब 1, 2, 3, 4, 5 इस फॉर्म में लिखते हैं तो वैसे वर्ब को हम लोग क्या मानते हैं? मेन वर्ब। जिस वर्ब को आप भी 1, 2, 3, 4 और 5 के फॉर्म में लिखते हैं, ऐसे वर्ब को हम लोग क्या मानते हैं? मेन वर्ब। और मेन वर्ब की हेल्प करने वाले वर्ब को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब की हेल्प करने वाले वर्ब को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब। अब आप ध्यान देंगे ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में फिर से जान। नॉर्मली बच्चों से जब ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में पूछा जाता है कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, तो उनका आंसर आता है इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड। वो एलिमेंट्स में आंसर करते हैं, जबकि आपसे ये नहीं पूछा जा रहा कि ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन होते हैं। यू आर बीइंग आस्क्ड कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, तो आप सिंपल आंसर कर सकते हैं ऑक्सिलरी वर्ब उस वर्ब को कहते हैं जो मेन वर्ब की हेल्प करता है। और मेन वर्ब हम लोग उस वर्ब को कहते हैं जिसको हम लोग भी 1, 2, 3, 4 और 5 बना करके रिप्रेजेंट करते हैं। अब ऑक्सिलरी वर्ब के पार्ट्स पे ध्यान दीजिए। ऑक्सिलरी वर्ब को दो पार्ट्स में बांटा गया। द फर्स्ट पार्ट इज नोन एज प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड द सेकंड सेक्शन वी हैव मॉडल ऑक्सिलरी, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोग दो पार्ट्स में बांटे, एक प्राइमरी ऑक्सिलरी और दूसरा मॉडल ऑक्सिलरी। एक बात ध्यान दीजिएगा, बहुत से लोग मॉडल वर्ब की स्पेलिंग में MODEL लिखते हैं, मॉडल लिखना चाहते हैं आप, तो वो मॉडलिंग वाले मॉडल को रिप्रेजेंट नहीं कीजिएगा। यहां मॉडल वर्ब की अगर बात करें तो MODAL। और एक स्पेलिंग जो हम लोग जनरली मिस्टेक करते हैं, बहुत से लोगों को ग्रामर की स्पेलिंग में ER दिख जाता है, यहां AR ना लिख करके ER लिखते हैं। आप ये ध्यान में बैठा ले कि ग्रामर की स्पेलिंग में E कहीं भी नहीं आएगा। ठीक वैसे ही मॉडल वर्ब की स्पेलिंग में, मॉडल ऑक्सिलरी की स्पेलिंग में, मॉडल में कभी भी हम लोग ई का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये ग्रामेटिकल टर्मिनोलॉजी है ना, ये मॉडलिंग की बात नहीं कर रहे हैं हम। तो ऑक्सिलरी वर्ब को दो पार्ट्स में बांटा गया। कौन कौन से दो पार्ट्स? एक प्राइमरी ऑक्सिलरी और दूसरा मॉडल ऑक्सिलरी। अब हम बात करेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरी की और मॉडल ऑक्सिलरी की। प्राइमरी ऑक्सिलरी को हम लोग दो पार्ट्स में बांटेंगे। एक प्राइमरी ऑक्सिलरी जो प्रेजेंट बताएगा, और एक प्राइमरी ऑक्सिलरी ऐसा होगा जो क्या बताएगा? पास्ट बताएगा।
यानी प्राइमरी ऑक्सिलरी का दो ग्रुप होगा, प्रेजेंट का ग्रुप और पास्ट का ग्रुप। अब अगर हम बात करें प्रेजेंट के ग्रुप में, तो हमारे पास इज, एम, आर, हैज, हैव, डू और डज। ये वो ऑक्सिलरी वर्ब है जो प्राइमरी में आएंगे और प्राइमरी के साथ साथ इनका काम क्या बताना होगा, प्रेजेंट बताना होगा। अब हम लोग दूसरे पार्ट में आए जो पास्ट बताएंगे। तो इज एम आर का पास्ट क्या होता है, बिल्कुल सही, वॉज और वेर। ठीक उसी तरह से हैज हैव का पास्ट क्या हुआ, हैड, और डू डज का पास्ट क्या हुआ, डिड। तो ये वो ऑक्सिलरी है जो पास्ट बताने की कोशिश करते हैं। अब आप एक बात ध्यान देंगे, प्राइमरी ऑक्सिलरी में हमारे पास जो भी ऑक्सिलरी है उसका लिस्ट हमारे सामने है। इनका काम प्रेजेंट बताना है और राइट वाले का काम क्या बताना है, पास्ट बताना है। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी प्रेजेंट और पास्ट बताएगा। अब अगर हम मॉडल ऑक्सिलरी की बात करें, देन वी हैव कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, मस्ट, नीड, डेयर, यूज्ड एंड ऑट। ये हमारे मॉडल ऑक्सिलरी का लिस्ट है। अब आप पाएंगे कि प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी के बीच कुछ ना कुछ डिफरेंस होना चाहिए। देखो, सबसे पहले तो ये समझिए कि ये भी ऑक्सिलरी वर्ब है और ये भी ऑक्सिलरी वर्ब है। इसका मतलब ये भी किसी मेन वर्ब की सहायता करेगा और ये भी किसी मेन वर्ब की सहायता करेगा। दूसरी बात हमारे दिमाग में ये आनी चाहिए कि इन दोनों को अगर हम ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं तो ऑक्सिलरी वर्ब का फंक्शन क्या है ग्रामर में। एक तीसरा सवाल जो हमारे जहन में आना चाहिए कि अगर दोनों का दोनों ऑक्सिलरी वर्ब है तो फिर इसको प्राइमरी और इसको मॉडल क्यों बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस भी होना चाहिए। तो वो डिफरेंस भी हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सिलरी वर्ब का फंक्शन, कि ऑक्सिलरी वर्ब किस आधार पे फंक्शन करता है। तो सबसे पहले आप समझेंगे कि ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब की हेल्प करता है। तो कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब कौन से मेन वर्ब की हेल्प करता है, देख लो जरा। इज एम आर वाज वेयर वर्ब के फोर्थ फॉर्म की हेल्प करेगा। इज एम आर वाज वेयर वर्ब के फोर्थ फॉर्म की हेल्प करेगा। देखिए कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा सर इज एम आर वाज वेयर के साथ V3 भी देखें, बिल्कुल देखेंगे आप। पैसिव जब हम लोग फॉर्म करते हैं तो वहां इज एम आर वाज वेयर के साथ पैसिव सेंटेंसेस में हम लोग V3 का ही यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको अच्छे तरीके से याद होगा, आई ईट अ मैंगो, व्हेन यू यूज दिस सेंटेंस इन पैसिव देन यू से अ मैंगो इज ईटन बाय मी, अ मैंगो इज ईटन बाय मी। तो अगर हम देखें अ मैंगो इज ईटन, इज के साथ V3 लगा, तो इज एम आर वाज वेयर के साथ V3 भी यूज करते हैं हम लोग, लेकिन वो सेंस सिर्फ और सिर्फ पैसिव में आता है, उसके अलावा और कहीं नहीं। लेकिन मेजॉरिटी केसेस में हम लोग इज एम आर वाज वेयर के साथ क्या यूज करते हैं, वर्ब फोर। अब अगर हम बात करें हैज हैव हैड की, तो हैज हैव हैड कौन से वर्ब की हेल्प करेगा, हैज हैव हैड वर्ब के थर्ड फॉर्म की हेल्प करेगा। हैज हैव हैड कौन से वर्ब के फॉर्म की हेल्प करेगा, वर्ब के थर्ड फॉर्म की हेल्प करेगा। ठीक उसी तरीके से डू डज डिड की अगर बात की जाए तो डू डज और डिड कौन से वर्ब की हेल्प करेगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की। आप दूसरी भाषा में ये कह सकते हैं कि इज एम आर वाज वेयर के बाद हम लोग कौन सा वर्ब लगाते हैं, वर्ब फोर। हैज हैव हैड के बाद हम लोग कौन सा वर्ब लगाते हैं, वर्ब थ्री। और डू डज डिड के बाद हम लोग कौन सा वर्ब लगाते हैं, वर्ब वन। अब चलो बात कर लेते हैं मॉडल ऑक्सिलरी की। अगर मॉडल ऑक्सिलरी की हम लोग बात करें तो मॉडल ऑक्सिलरी में हम लोग कौन से वर्ब का यूज करेंगे, तो जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी हैं उनके साथ हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्म का यूज करेंगे, वो है वर्ब वन। आप ऐसा कह सकते हैं कि जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी हैं उनको अपने साथ हर हाल में वर्ब वन चाहिए। ठीक है। अब इनमें से दो मॉडल ऑक्सिलरी ऐसे हैं जो बदमाश हैं। देखो यार, बदमाश बोलने का मतलब ये नहीं कि ये लोग घूमता फिरता जाता है। बदमाश बोलने का मतलब है ये ग्रुप में रहकर के भी ग्रुप के जैसा काम नहीं करता है। ये दो ऐसे ऑक्सिलरी हैं जो अपने साथ V1 नहीं 2 + V1 का यूज करते हैं। यानी जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी हैं उन सबको हम लोग V1 देकर के खुश कर सकते हैं, लेकिन दो ऐसे मॉडल ऑक्सिलरी हैं यूज्ड और ऑट जिनको हम लोगों को क्या देना पड़ता है, 2 + V1। तो सिंपली ये हमारा ऑक्सिलरी वर्ब का कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब कौन से फॉर्म के साथ आएगा ये हमारे दिमाग में बैठ चुका। फिर से ध्यान दें, हमारा जो चैप्टर है वो है ऑक्सिलरी वर्ब। अगर ऑक्सिलरी वर्ब की बात करें तो ऑक्सिलरी वर्ब होता क्या है, वो वर्ब जो मेन वर्ब की हेल्प करे। अब मेन वर्ब क्या होता है, तो वो वर्ब जिसको हम लोग V1 2 3 4 5 के फॉर्म में लिखते हैं। अब ऑक्सिलरी वर्ब के हमारे पास दो पार्ट्स आ जाते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी में दो ग्रुप मिलता है, एक प्रेजेंट का ग्रुप और दूसरा पास्ट का ग्रुप।
अगर हम बात करें मॉडल ऑक्सिलरी की, तो ये प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी अलग अलग फॉर्म के साथ आते हैं जो हमारे पास है। जैसे इजमार वाज वेयर वर्ब 4 के साथ आएगा, हैज हैव हैड V3 के साथ आएगा, डूडस डिड V1 के साथ आएगा, और जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी हैं वो सबके सब V1 के साथ आएंगे एक्सेप्ट यूज्ड एंड नॉट। यूज्ड और नॉट की अगर हम बात करें तो ये 2 प्लस V1 के साथ आएगा। अब ध्यान दो, कई बार होता है हम लोग इन चीजों को यूज करते हैं, लेकिन यूज करने के दौरान हमारे दिमाग में रूल नहीं होता है, तो आज के बाद आप यूज करेंगे तो दिमाग में रूल बैठा करके यूज करेंगे। अब आप गौर करके देखिए कि हमारे इस लिस्ट में वर्ब 1 आ चुका, वर्ब 3 आ चुका, वर्ब 4 आ चुका, बट 2 वर्ब मिसिंग है, एक V2 और एक वर्ब 5। यानी वर्ब 2 और वर्ब 5 हमारे इस लिस्ट में कहीं भी नहीं दिखा। आप गौर करके देख सकते हैं, हमें ना ही V2 दिखा ना ही V5 दिखा। तो यहां पे आप एक बात और सीख सकते हैं डियर, कि हम V2 और V5 के पहले किसी भी ऑक्सिलरी वर्ब का यूज नहीं करते। ध्यान में रखिएगा, हम V2 और V5 के पहले किसी भी ऑक्सिलरी वर्ब का यूज नहीं करते। ठीक है, अगर आप V2 और V5 लगाते हैं तो उसके पहले कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आता है, किसी भी तरीके से नहीं आएगा। ठीक, लेकिन बाकी के ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा फॉर्म लेकर के चलते हैं ये भी हमारे दिमाग में बैठ चुका है। अब देखो, ऑक्सिलरी वर्ब जब हम लोग पढ़ते हैं ना तो हमारे दिमाग में ना पता है क्या आता है, हम लोग पढ़ना चाहते हैं कंपटीशन की पढ़ाई। पढ़ाई शुरुआत कहां से हो रही? ऑक्सिलरी वर्ब से। लगता है यार ये एग्जाम में आता है। आप बेसिक चीजों को जब इग्नोर करोगे ना तो कई ऐसे एडवांस चैप्टर्स हैं जो आपको इरिटेट करेंगे। अगर आप इसको इग्नोर करेंगे तो वो आपको इरिटेट करेंगे, इसलिए इसको इग्नोर नहीं कर सकते। 1 से 2 क्लास लगेगा, ऑक्सिलरी वर्ब को अच्छे से पढ़ लेंगे, और जब 1 से 2 क्लास में ही खत्म हो जा रहा है तो फिर हम चैप्टर भी फटाफट हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। अब देखिए ऑक्सिलरी वर्ब की बात करते हैं। आप ऑक्सिलरी वर्ब को अगर यूज करते हैं तो इसका फंक्शन क्या है ग्रामर में, क्या काम दिया गया ऑक्सिलरी वर्ब से, हम लोग क्या काम ले सकते हैं, एक्चुअली में इसको कैसे यूज करना है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, अभी बेसिक पढ़ाने के बाद भी हम आपसे कुछ सवाल करेंगे, आप पाएंगे कि क्या पढ़ने के बाद भी आपके पास वो जवाब आता है। और बेसिक जैसा क्वेश्चन क्या होता है ना, क्वेश्चन तैयार करने के लिए बेसिक और एडवांस कुछ नहीं होता है। अगर आप क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आपके लिए वो चीज आसान है, और नहीं जानते हैं तो फिर वो बेसिक से भी क्वेश्चन क्यों ना हो वो बिल्कुल टफ होता है। और हम कई बार ग्रामर पढ़ने का कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रामर हमें ट्रैप करने की कोशिश करता है। तो उस एंगल से मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, जो भी पढ़ाया जाएगा ये 15 साल का एक्सपीरियंस्ड सिलेबस है, और जो सिलेबस आपको दिया जाएगा इस सिलेबस में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये आप 1-2 चैप्टर में ही महसूस करेंगे। अब आप पाएंगे ऑक्सिलरी वर्ब के यूजेस को, फंक्शन को। देखो ऑक्सिलरी वर्ब का यूज हम लोग करेंगे किसी भी असर्टिव सेंटेंस में, किसी भी असर्टिव सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं। अब असर्टिव सेंटेंसेस की अगर हम बात करें तो ये असर्टिव सेंटेंसेस में ऑक्सिलरी वर्ब कैसे आता है। देखो ऑक्सिलरी वर्ब का प्लेसमेंट है, आप सब्जेक्ट का यूज करते हैं, किसी भी सेंटेंस में आप सब्जेक्ट देते हैं, उस सब्जेक्ट के बाद आप ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं। यानी किसी सेंटेंस में अगर ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के बाद है, किसी सेंटेंस में अगर ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के बाद है तो इसका मतलब है आपका सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस। अब अगर हम गौर करें दूसरे टाइप ऑफ सेंटेंस की, तो इसमें हम लोगों को सेंटेंस मिलेगा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। देखिए इसको आप में से कई बच्चे इंट्रोगेटिव पढ़ते हैं। एक बात ध्यान देंगे, इंट्रोगेटिव अगर पढ़ेंगे ना तो हमारे एग्जाम में स्पेलिंग वाले क्वेश्चन भी आते हैं, करेक्टली स्पेल्ड और मिसस्पेल्ड। ठीक है, तो अगर आपका प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं है, आप इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे तो वहां पे भी आप इंट्रोगेटिव ही खोजेंगे, स्पेलिंग में भी आप इंट्रोगेटिव ही देखेंगे। इसलिए प्रोनाउंसिएशन को थोड़ा क्लियर कीजिए और बोलिएगा इंटरोगेटिव। जब आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होता है, ध्यान, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होता है वो सेंटेंस जिसमें आप ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट से पहले प्लेस करते हैं। अगर आप किसी सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट से पहले प्लेस करते हैं तो वो सेंटेंस इंटरोगेटिव बन जाता है। लेकिन जब आप ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के बाद प्लेस करते हैं तो वो सेंटेंस असर्टिव बन जाता है। तो किसी भी सेंटेंस को असर्टिव और इंटरोगेटिव बनाना किसकी जिम्मेदारी है, ऑक्सिलरी वर्ब की। सब्जेक्ट के बाद आकर के ये सेंटेंस को असर्टिव बनाता है और सब्जेक्ट से पहले आकर के ये सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाता है। व्हेनेवर यू यूज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस देन यू पुट एन क्वेश्चन मार्क, एक आप क्वेश्चन मार्क वहां पे देते हैं। ठीक है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट से पहले होगा, और असर्टिव सेंटेंसेस की बात करें तो ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के बाद होगा। अब देखो असर्टिव सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को भी हम लोग कई पार्ट्स में तोड़ेंगे, ध्यान दीजिए। असर्टिव सेंटेंसेस का जो सबसे पहला पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस, और असर्टिव सेंटेंस का जो दूसरा पार्ट है इसे हम लोग कहते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है,
असर्टिव सेंटेंस को दो पार्ट्स में बांटा गया, एक एफर्मेटिव और दूसरा नेगेटिव। देखो एफर्मेटिव की बात करो तो वो स्ट्रक्चर्स हूबहू कॉपी हो जाएगा, आप सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करेंगे। लेकिन जब आप नेगेटिव की बात करेंगे तो देखो नेगेटिव में आपको अच्छे तरीके से पता है कि नेगेटिव में हम लोग नॉट का यूज करते हैं। नॉट का प्लेसमेंट कहां करें, तो ये भी दिमाग में रख ले कि नॉट का प्लेसमेंट हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब के बाद करते हैं। नॉट का प्लेसमेंट हम लोग किसके बाद करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद। तो आप जब इस सेंटेंस को लिखेंगे नेगेटिव वाले स्ट्रक्चर को, तो आप ऑक्सिलरी वर्ब के बाद क्या बैठा देंगे, नॉट। यानी यहां से एक बात साबित होती है कि हर अफर्मेटिव सेंटेंस असर्टिव कहलाएगा और हर नेगेटिव सेंटेंस भी असर्टिव कहलाएगा, क्योंकि असर्टिव का मतलब क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट से बाद होना चाहिए। असर्टिव का मतलब क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट से बाद होना चाहिए। तो हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट से बाद हुआ, इसलिए ये भी असर्टिव है, और यहां भी ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट से बाद हुआ, इसलिए ये भी नेगेटिव भी जो है वो असर्टिव है। लेकिन नेगेटिव स्पेशली इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप किसका यूज करते हैं, नॉट का। और नॉट का प्लेसमेंट याद रखिएगा डियर, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हम लोग नॉट का यूज करते हैं। ठीक, अब आ जाइए इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। अब एक बात समझिए, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का डायरेक्टली मतलब होता है क्वेश्चन, और जब आप सामने वाले से क्वेश्चन करते हैं तो आप सामने वाले को दो रास्ता देते हैं। कैसे, जैसे मैं आपसे पूछता हूं क्या आपको पढ़ना पसंद है, सिंपली बहुत से बच्चों का आंसर हो जाएगा नहीं सर क्या करें, जॉब के लिए पढ़ना पड़ता है। नहीं, देखो हमारे पास पढ़ने का दो टारगेट होता है, एक तो जॉब के लिए पढ़ ले, एक ईमानदारी से दिल से पढ़ ले। तो जो बच्चे जॉब के लिए पढ़ते हैं वास्तविकता में इनको जॉब पाने में बहुत मेहनत पड़ता है, और पता नहीं ईश्वर करे मिल जाए, लेकिन पता नहीं ऐसे बच्चों को जॉब मिलता भी है या नहीं। लेकिन जो बच्चे ईमानदारी से अच्छे से सिलेबस को कवर करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, वो जॉब डेडिकेटेड ना भी हो तो उनको जॉब मिलता है, क्योंकि उन्होंने एक्चुअल चीजों पे काम किया है। तो हमारा काम दो तरीके से होता है, या तो हम रियलिटी पे काम करें या तो हम इमेजिनरी स्कीम पे काम करें। तो रियलिटी पे काम कीजिएगा ना तो आपको हमेशा रिजल्ट मिलेगा। मैंने कई बच्चों को देखा अपने लाइफ में, कई बच्चे प्लान करते रहते हैं, सर ऐसे करेंगे, इन क्वेश्चंस को बनाएंगे, ये चैप्टर मेरा वीक है इसको अवॉइड करें, मतलब वो सिर्फ प्लान करते हैं। यार जब कोई इंसान अपनी वीकनेस जानता है तो उसको हटा भी सकता है, और अगर आप इतने बड़े हैं कि अपनी वीकनेस पहचान ही चुके हैं तो फिर उसको दूर करने में आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होना चाहिए। एक बात याद रखिएगा, मेरी एक बात को दिमाग में बैठा लीजिए, आप जब तक दूसरों के द्वारा मोटिवेशन से मोटिवेट होते हैं आप बहुत वीक माने जाते हैं, बहुत वीक माने जाते हैं। जब तक कोई दूसरा आपको मोटिवेट नहीं करेगा आप मोटिवेट नहीं हो पाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आप बहुत वीक हैं। लेकिन जिस दिन आप सेल्फ मोटिवेटेड हो जाइएगा, आपके अंदर से ही मोटिवेशन आने लगेगा, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा और दुनिया में आपको कोई हरा नहीं सकता। इसलिए सेल्फ मोटिवेशन इज द बेस्ट मोटिवेशन। कुछ भी मिल जाएगा अगर आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन है तो। लेकिन जिन बच्चों को सेल्फ मोटिवेशन नहीं, आप पाएं टीचर क्या करता है, आपको मोटिवेट करता है, कोई भी सर आपको पढ़ा रहे हैं मोटिवेट कर रहे हैं, आपको बहुत एनर्जी फील होता है, लगता है आज तो दशरथ मान जी के जैसा पहाड़ तोड़ देंगे हम। लेकिन जैसे ही इंस्टीट्यूशन से आप बाहर निकलते हैं बस सारा का सारा मोटिवेशन वहीं पे गिर जाता है। तो ये बात बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए कि दुनिया में किसी का मोटिवेशन आपको मोटिवेट नहीं कर सकता है जब तक आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होते। इसलिए सेल्फ मोटिवेटेड होना जरूरी है। सेल्फ मोटिवेटेड होने के लिए आपको कहीं ना कहीं अपने आप से परिचय होना बहुत जरूरी है, और अपने आप से परिचय कैसे करते हैं आने वाले समय में हम बताएंगे। लेकिन फिलहाल कुछ पढ़ाई कर लें। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की अगर हम बात करें तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वैसे सेंटेंसेस को कहते हैं जहां ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट से पहले यूज होता है। बिल्कुल सही। अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में मैं एग्जांपल दे रहा था, जैसे मैंने आपसे पूछा कि आपको पढ़ाई करना पसंद है, तो आपका जवाब क्या है? आपका जवाब या तो हां आएगा या तो ना। ये पहले टाइप ऑफ क्वेश्चन में आता है। यानी क्वेश्चन में एक ऐसी कैटेगरी होती है डियर जिसका आंसर कोई भी इंसान पूरी दुनिया में कोई भी इंसान सिर्फ हां या ना दे सकता है, उसके अलावा कोई आंसर नहीं दे सकता। अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं कि आप सुबह जल्दी उठते हैं, उसके पास भी आंसर या तो यस है या तो नो है। पूरे दुनिया से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो भी जवाब हाँ या ना ही होता है। तो पहली जो कैटेगरी होती है क्वेश्चन की वो ऐसी होती है कि जिसका जवाब आप सिर्फ और सिर्फ क्या देते हैं, इधर यस और नो, या तो यस देते हैं या तो नो देते हैं। लेकिन जो दूसरी कैटेगरी होती है क्वेश्चन की, जो क्वेश्चन की दूसरी कैटेगरी होती है वो इससे अलग होती है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपको क्या पढ़ना पसंद है, सिंपली आई एम आस्किंग यू कि आपको क्या पढ़ना पसंद है, तो आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे सर मैथ्स पढ़ना पसंद है, इंग्लिश पढ़ना पसंद है, या जिनको अभी जो सब्जेक्ट फेवरेट होगा वो उनको वो पढ़ना पसंद। नाउ अब आप चेक करके देखें कि आपका जवाब हाँ या ना तक ही नहीं रहा। आप हाँ या ना जवाब दे ही नहीं सकते। अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं बाबू आपको क्या पढ़ना पसंद है और वो बोले हाँ सर, मैं समझ जाऊंगा इस बच्चे को पढ़ाई लिखाई से कुछ लेना ही नहीं। यानी हाँ और ना का जवाब यहां आना ही नहीं चाहिए।
फिर मैं आपसे पूछता हूं कि आपको क्या खाना पसंद है, तो आप इसमें अलग अलग आंसर कर सकते हैं, बट यू कैन नेवर आंसर यस और नो। आप यस और नो में आंसर नहीं दे सकते। तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चंस की, यानी क्वेश्चन जब मैं बोलूं तो आप समझ जाए कि सर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं। क्वेश्चंस की दो कैटेगरी होती है बाबू, एक ऐसी कैटेगरी जिसका आंसर आप यस और नो में ही दे सकते हैं, और एक ऐसी कैटेगरी जिसका आंसर आप कभी भी यस और नो में नहीं दे सकते। तो चलिए आपके सामने क्वेश्चंस की दो कैटेगरी लिखूं, एक सिंपल और दूसरा कंडीशनल। यानी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन हुआ और एक क्वेश्चन कंडीशनल क्वेश्चन हुआ। ये सिंपल और कंडीशनल क्वेश्चन कैसे क्वेश्चंस होते हैं, बिल्कुल भाई यस और नो वाले आंसर पे आएंगे। अगर आप आंसर यस और नो देते हैं किसी भी क्वेश्चन का, तो आप कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, सिंपल क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। लेकिन जब आप आंसर यस और नो में नहीं दे पाते हैं, जैसे मैंने आपसे पूछा था आपको क्या पढ़ना पसंद है, तो आपने एक सब्जेक्ट का नाम लिया था, मैथ्स, इंग्लिश वगैरह, लेकिन आपने हाँ या ना नहीं कहा था। तो जब आप क्वेश्चन का आंसर यस और नो में ना दें, तो आप कौन से क्वेश्चन पे हैं, कंडीशनल क्वेश्चन पे। लेकिन जब आप क्वेश्चन का आंसर यस और नो देंगे, तो आप कौन से क्वेश्चन पे हैं, सिंपल क्वेश्चंस पे। तो सिंपल क्वेश्चन और कंडीशनल क्वेश्चंस, ठीक है। ऊपर इनको मैं बताऊं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। चलिए इसको मैं इरेज करूं, इसके बाद आगे आप लोगों को सिंपल वाली कैटेगरी और कंडीशनल वाली कैटेगरी को आगे बढ़ा के बताऊं। देखिए सिंपल वाले कैटेगरी को हम लोग दो पार्ट में यूज करेंगे, एक सिंपल इंटरोगेटिव और एक सिंपल इंटरोगेटिव और नेगेटिव। बोर्ड पे ध्यान रखेंगे, सामने ध्यान रखेंगे, आपको सारी चीजों को अच्छे से समझाया जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां जो सिंपल लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है, तो साधारण मत बोल दीजिएगा। देखो यहां हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी नहीं कर रहे हैं हम लोग ग्रामर के टर्मिनोलॉजी को समझ रहे हैं, उसका फंक्शन समझ रहे हैं, ठीक है। अगर सिंपल कहा जाए कि सिंपल क्यों लिखा है आपने, तो आप इंडिकेट करेंगे कि सर ये वैसे क्वेश्चन होंगे जिसका जवाब हम लोग यस या नो में देंगे। तो जब आप जवाब यस नो में देंगे, इसी वजह से यहां सिंपल लिखा हुआ है। इंटरोगेटिव क्यों लिखा आपने, जवाब सोचिए, इंटरोगेटिव क्यों लिखा आपने। इंटरोगेटिव आपने इसलिए लिखा क्योंकि यहां पे ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट से पहले होगा, ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट से पहले होगा, तभी तो वो सेंटेंस इंटरोगेटिव बनेगा। और नेगेटिव आपने एक में लिखा है, क्यों लिखा है भाई, क्योंकि हम इसमें नॉट का यूज करेंगे। तो हर वर्ड का कोई ना कोई कारण है, और उसी कारण से हम लोग इसके स्ट्रक्चर को भी तैयार कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, अगर हम बात करें सिंपल इंटरोगेटिव की, तो इंटरोगेटिव के कारण इसका स्ट्रक्चर ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट से पहले होगा, हाँ या ना, ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट से पहले होगा। अब आप चेक करके देखते हैं, एक सेंटेंस हम लोग एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, आर यू हैप्पी। अब सोचिए, आर एक ऑक्सिलरी वर्ब है और यू एक सब्जेक्ट है। हमने कहा आर यू हैप्पी, तो आपका आंसर आता है यस और नो। तो वो सेंटेंस क्या कहलाया, सिंपल इंटरोगेटिव। क्यों कहलाया, क्योंकि आप आंसर यस नो में कर रहे हैं इसलिए सिंपल है, और ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट से पहले है इसलिए इंटरोगेटिव। तो इसी तरीके से सोचिए कि यहां भी तो सिंपल इंटरोगेटिव है, दैट मींस वी आर गोइंग टू कॉपी द सेम स्ट्रक्चर राइट हियर, ऑक्सिलरी वर्ब और सब्जेक्ट। लेकिन नेगेटिव के कारण हमें यहां क्या ऐड करना है, नॉट। अब नॉट के बारे में मैं आपको एक बात और बताऊं। देखिए, जब आप नॉट किसी सेंटेंस में यूज करते हैं, तो आपको चेक करना होता है कि वो नॉट असर्टिव सेंटेंस में आ रहा है या क्वेश्चन वाले सेंटेंस में आ रहा है, ठीक है। जब आप नॉट किसी सेंटेंस में यूज करते हैं, बाबू ध्यान देंगे, जब आप नॉट किसी सेंटेंस में यूज करते हैं, तो आपको यह देखना होता है कि आप असर्टिव सेंटेंस में नॉट को यूज कर रहे हैं या फिर आप इंटरोगेटिव सेंटेंस में नॉट को यूज करो। और मैं आपको अच्छी तरीके से पढ़ा चुका हूं कि असर्टिव और इंटरोगेटिव में क्या डिफरेंस। असर्टिव मतलब आप ऑक्सिलरी वर्ब का यूज सब्जेक्ट के बाद करते हैं, और इंटरोगेटिव मतलब आप ऑक्सिलरी वर्ब का यूज सब्जेक्ट से पहले करते हैं। तो अगर हम किसी असर्टिव सेंटेंस में नॉट का यूज करते हैं, तो आप नॉट का यूज ऑक्सिलरी वर्ब के बाद करेंगे। जैसे आपने देखा था, मैंने अफर्मेटिव से जो नेगेटिव बनाया था, वहां मैंने नॉट का यूज ऑक्सिलरी के बाद किया था, क्योंकि वो एक असर्टिव सेंटेंस था।
लेकिन जब आप किसी इंटरोगेटिव सेंटेंस में नॉट का यूज करते हैं तो आपके लिए आसान है कि आप नॉट का यूज किसके बाद करें, सब्जेक्ट के बाद। आप नॉट का यूज किसके बाद करें, सब्जेक्ट के बाद। कई बच्चों के मन में सवाल आएगा, सर यहाँ पे ऑक्सिलरी के बाद नॉट यूज नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते। अगर आप किसी इंटरोगेटिव सेंटेंस में नॉट का यूज ऑक्सिलरी के बाद करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, आपको ना उस नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करके बोलना होगा, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में यूज करना होगा। जैसे इज नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है इजंट, हैज नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है हैजंट। अब देखिए हमारा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हम अपने अनुसार कैसे तैयार करते हैं, कैन और नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या बोलते हैं हम, कांट। अब जरा एक बात सोच के देखना, देखो हम लोग कहां से यूज करते हैं, सिर्फ ये देखते हैं कि कुछ लोग यूज कर रहे हैं, बोल रहे हैं, नहीं। CAN को आप क्या पढ़ते हैं, आपका जवाब आया कैन। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप लोग कान पढ़ते होंगे, या हम में से कोई कान पढ़े। अच्छा, कान सुन के आपको बहुत अटपटा लगा, आपको लग रहा है सर ईयर्स की बात कर रहे हैं क्योंकि कान बोल रहे हैं। नहीं भाई, अगर आप इसको कैन पढ़ रहे हैं तो फिर इसको कांट पढ़ रहे हैं, बस यही कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है। अगर सच में ये कैन है तो इसको कैंच पढ़ सकते हैं हम, और अगर सच में ये कांट है तो फिर सच में हम इसको कान पढ़ेंगे। अब आप ही को डिसाइड करना है कि आप इसको कान पढ़ना चाहते हैं या इसको कैंट पढ़ना चाहते हैं। देखो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी हमें सीखनी। कई बच्चों के मन में ये आएगा, सर प्रोनाउंसिएशन से मैं क्या लेना देना। भाई देख, अगर कोई चीज सीखने का मौका मिले तो उसे सीख लेना चाहिए, ठीक है। उसको ये बोल के अवॉइड नहीं करना चाहिए कि ये हमारे एग्जाम में नहीं आता है ना? ये बहुत टीचरों का हथियार है कि एग्जाम में तुम्हारे नहीं आता है, इसे आए या ना आए। बात कर रहे थे हम लोग, हम एक मिनट, चार्जर भी एकदम तुम्हारे चार्ज की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। आपके लिए रहने दीजिएगा, हाँ और रहने दीजिए आज के लिए। चलो इसको अगले क्लास में आगे पढ़ाएंगे, क्योंकि ऐसे पढ़ाएंगे तो समझ में भी नहीं आएगा ना फिर। और ठीक नहीं, अभी ठीक नहीं है, अभी ठीक नहीं है, देखो अभी तो ठीक है, ठीक है ठीक है। ये कंप्लीट करते हैं एटलीस्ट, ठीक है। ठीक देखो हम लोग नॉट के प्लेसमेंट को समझ रहे थे, तो नॉट का प्लेसमेंट असर्टिव सेंटेंसेस में ऑक्सिलरी वर्ब के बाद होता है, लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आप सब्जेक्ट के बाद यूज करें तो ज्यादा बेहतर होगा। ऐसा नहीं कि आप ऑक्सिलरी के साथ नहीं लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं यहाँ पे, लेकिन वही कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज करना होगा, लिखना भी होगा और बोलना भी होगा। तो उसके लिए हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे डियर, जिसके लिए एक चैप्टर बना है क्वेश्चन टैग, जो आपके सिलेबस का हिस्सा है। तो जब वो पढ़ाऊंगा मैं तो दूसरा स्टेज वहां क्लियर कर दूंगा। फिलहाल आप ये याद रखें कि अगर सेंटेंस असर्टिव है तो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे, और अगर सेंटेंस क्वेश्चन है मतलब इंटरोगेटिव है तो हम ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। तो चलिए यहां पे हम लोग नॉट का प्लेसमेंट किसके बाद करेंगे, सब्जेक्ट के बाद। ये हमारा बन गया स्ट्रक्चर किसका, सिंपल, इंटरोगेटिव और नेगेटिव का। चलिए तो आगे बढ़ जाए। अब कंडीशनल वाले के दो स्ट्रक्चर पे आते हैं, इसको हटा दो। कंडीशनल वाले के दो स्ट्रक्चर पे आइए। तो पहला जो स्ट्रक्चर बना वो हुआ कंडीशनल इंटरोगेटिव। जिस दिन से टाइम एंड टेंस पढ़ाएंगे उस दिन से रेड मार्कर भी चाहिए एरर शो करने के लिए, ठीक है। देखिए कंडीशनल इंटरोगेटिव और कंडीशनल इंटरोगेटिव नेगेटिव, इन दोनों की बात करते हैं। तो आप एक सिंपल सा सेंटेंस समझिए, सिंपल और कंडीशनल में क्या डिफरेंस था। तो सिंपल और कंडीशनल में यह डिफरेंस था कि सिंपल वाले सेंटेंसेस को हम लोग उसका आंसर यस और नो में करते हैं, और कंडीशनल वाले सेंटेंसेस का आंसर हम लोग यस नो में नहीं करते।